Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. My name is CA Tariq and today we are going to discuss about section 80JJAA. ये एक तरह का टैक्स सेविंग डिडक्शन मैं बोल सकता हूँ जिससे एसएससीज अगर चाहें तो अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ये डिडक्शन किस लिए मिलता है? ये डिडक्शन मिलता है जब आप अपने कंपनी में या अपने बिजनेस में नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो। जी हाँ, अगर आप अपने कंपनी में नए एम्प्लॉयज़ को एडिशनल एम्प्लॉयज़ को रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको इस सेक्शन के थ्रू बेनिफिट देना चाहता है क्योंकि आप देश में एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको दूर कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सेक्शन आज तक नहीं पता था तो आज ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आप अपनी टैक्स सेविंग्स और टैक्स प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल है तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो दिस सेक्शन सिंपली सेज कि ये 80JJAA बेनिफिट उसको मिलेगा जिसके यहाँ पे बिजनेस इनकम है। अगर आपके ग्रॉस टोटल इनकम में बिजनेस इनकम नहीं है तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि आपकी बिजनेस इनकम होनी जरूरी है। सेकेंड कंडीशन है लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। 44AB एक इनकम टैक्स का सेक्शन है जो कहता है कि अगर आपकी बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको एक सीए से टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो तब आप पे वो सेक्शन लगता है। तो अगर आप पे वो सेक्शन लगता है, आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर अगर मेरे पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नहीं ले सकता? जी हाँ, आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होना जरूरी है और आपको इसका बेनिफिट लेने के लिए सीए का एक सर्टिफिकेट एडिशनली लेना पड़ेगा फॉर्म डीए देकर, फॉर्म डीए के साथ। सो ये हुई एलिजिबिलिटी के बाद। लेट्स सी नॉन एलिजिबिलिटी, कुछ ऐसी बातें जिसके लिए आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका बिजनेस जो है वो नया बिजनेस होना चाहिए, मतलब कि आपका बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए विच हैज बीन स्टैब्लिश्ड बाय स्प्लिटिंग अप एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को तोड़ के फिर से नया बिजनेस बनाया, ऐसा आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये अपने जो बिजनेस है वो किसी से ट्रांसफर करवाया है, आपने किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस को अक्वायर कर लिया और आप अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। मतलब सर हमें इस सेक्शन में बेनिफिट कितना मिलेगा? सो इस सेक्शन में बेनिफिट आपको मिलेगा 30% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसे कि हमें पता है, हम अगर आज अपने एम्प्लॉय को 100 रुपया सैलरी देते हैं तो हमें इनकम टैक्स में 100 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। बट ये सेक्शन कहता है कि अगर आप 100 रुपया देते हैं तो हम आपको 130 रुपए का डिडक्शन देंगे, एडिशनल 30% ऑफ द न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट। और ये 3 साल तक चलेगा, मतलब 3 असेसमेंट ईयर पे चलेगा। मतलब 3 साल तक आप नए एम्प्लॉय कॉस्ट, नए एम्प्लॉय को जब जब हायर करके उनको सैलरी पे करेंगे तो उस पे हम आपको एडिशनल 30% का डिडक्शन देते रहेंगे इस सेक्शन के अंदर। एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा, जिससे समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए आपने कुछ एम्प्लॉयज हायर किए, नए एम्प्लॉयज हायर किए अपने बिजनेस में और उनको 1 लाख रुपए का सैलरी पे किया। इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, इमोल्यूमेंट्स। तो आपने उनको 1 लाख की सैलरी या इमोल्यूमेंट्स पे किया। अब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? 1 लाख तो बेनिफिट आपको पहले ही मिलता था, आप अपने इनकम टैक्स में एक्सपेंस क्लेम करते थे 1 लाख। अब आपको 30% एडिशनल मिल जाएगा, मतलब 1,30,000 रुपया आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये 30% का एडिशनल बेनिफिट हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए एंड तक वीडियो को। लेट्स सी। अब आता है कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है कि कभी कभी हम आपके एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को नील मान लेंगे। मतलब आपने नए एम्प्लॉयज रखे हैं, उनको सैलरी भी पे की है, आपका खर्चा भी बढ़ा है, बट स्टिल हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, कोई बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों? उसके कंडीशंस है कि अगर आपने सैलरी अपने एडिशनल एम्प्लॉयज को जो सैलरी पे की है वो कैश और बेरर चेक में पे की है। अगर आपने कैश या बेरर चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो हम उस कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे। आप फिर पेमेंट करेंगे कैसे? चेक से कीजिए, अकाउंट पे ही चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, वो तरीके से आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप कैश और बेरर चेक से करते हैं तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज बढ़े।
जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022 को एक साल के एंड पे आपके पास 10 एम्प्लॉय थे। ड्यूरिंग द ईयर आपने 5 एम्प्लॉयज को और रख लिया अपने बिजनेस में, एडिशनल एम्प्लॉय 15 हो गए और 5 छोड़ के चले गए, कितने हो गए? 10। तो पिछले साल के क्लोजिंग से कंपेयर करें तो आपके कंपनी में कोई नए एम्प्लॉयज आए नहीं, मतलब नए एम्प्लॉयज तो आए बट कोई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी नहीं। देश में 10 एम्प्लॉय पहले काम करते थे, अभी भी देश में 10 काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हुआ नहीं, तो एम्प्लॉय बढ़े ही नहीं, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। तो एडिशनल एम्प्लॉय का सर मतलब क्या है? एडिशनल एम्प्लॉय के दो मतलब है, एक वो जिसको आपने साल भर में रखा हो, और दूसरा वो कि जिसको रखने से आपके टोटल एम्प्लॉयज बढ़े। तो टोटल एम्प्लॉयज अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट रख के आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे 10 आपने रखे और 4 छोड़ के चले गए, तो जो 6 एक्स्ट्रा आपने रखे हैं उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो पर्पज आपको समझ में आ रहा है गवर्नमेंट करना क्या चाह रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाना चाह रहा है। एक वर्ड आता है यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स, कि आप इमोल्यूमेंट्स जितना भी एडिशनल एम्प्लॉयज को पे करेंगे उसका एडिशनल 30% का हम आपको बेनिफिट दे देंगे। तो इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है एनी सम विच इज पेड और पेएबल टू एन एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। आपने उसको एम्प्लॉय रखा और उसके बदले में आप उसको सैलरी बोनस जो भी देते हैं वो सब इमोल्यूमेंट्स में कवर्ड है, और उसका एडिशनल 30% आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ कुछ पेमेंट को हम इमोल्यूमेंट नहीं मानते हैं। कौन से पेमेंट है? आप एम्प्लॉयर जो है कोई प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुइटी फंड, कोई भी एक फंड स्टैब्लिश करता है और उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन देता है वो इसमें कवर्ड नहीं है। मतलब जैसे प्रोविडेंट फंड है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय जो देता है वो तो कवर्ड है, बट एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, उसको इमोल्यूमेंट नहीं मानेंगे, तो उसका 30% हम आपको नहीं देंगे। दूसरा, एम्प्लॉय को टर्मिनेशन के टाइम पे या एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायर कर जाता है, सुपर एन्युएशन एज आ जाती है, तो उसके बदले में हम उसको एक लमसम पेमेंट करते हैं, लाइक ग्रेचुइटी, सीवियरेंस पे, लीव इनकैशमेंट, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट। तो ये सब बेनिफिट जो हम लमसम पे कर रहे हैं वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, तो वो अगर आप पे करते हो तो उसका 30% का बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कुछ एडिशनल कंडीशंस जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको ये बेनिफिट्स लेना है। क्या एडिशनल कंडीशंस है? कि कभी कभी कोई एडिशनल एम्प्लॉय को हम एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। आपने 5 नए एम्प्लॉयज रखे हैं बट हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके कंडीशंस क्या है? नंबर 1, अगर आपका अगर आपने एडिशनल एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से ज़्यादा रखी, मतलब किसी एम्प्लॉय को 25,000 पर मंथ से ज़्यादा का इमोल्यूमेंट्स अगर पे किया जा रहा है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय में कवर्ड नहीं है। सर, आई हैव केप्ट वन एम्प्लॉय एंड आई एम पेइंग 26,000 पर मंथ टू हिम, दैट एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द बेनिफिट। आपको 80 डबल जे डबल ए में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको आपने पूरे साल भर में 240 दिन से कम रखा, साल में 365 दिन होते हैं, और आपने किसी को एम्प्लॉय किया और 240 दिन से कम में उसको रख के निकाल दिया, ऐसा एम्प्लॉय भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है। सर, 240 मतलब कि आपने 3-4 महीने के लिए किसी कैजुअल एम्प्लॉय को रखा अपने बिजनेस में, 90-100 दिन हुए और उसको काम से निकाल दिया, या उसको कैजुअली आपने रखा था 3 महीने के लिए पार्ट टाइम, तो ऐसे पार्ट टाइम एम्प्लॉय कवर नहीं है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में। आई होप दिस इज क्लियर। सर, देर इज अन एक्सेप्शन ओवर हेयर कि अपैरल मतलब कपड़ा, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्रीज में ये 240 से घटा के 150 दिन कर दिया गया है। मतलब कपड़ा, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री वाले को एम्प्लॉय को मिनिमम 150 दिन तो रखना ही है, तभी इसमें एम्प्लॉय कवर्ड होगा, और बाकी को 240 दिन। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा है डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, आरपीएफ का मतलब है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो पार्ट टाइम, जैसे मैंने कहा था, किसी पार्ट टाइम एम्प्लॉय को हम रखते हैं तो उनका हम पीएफ तो काटते नहीं है क्योंकि हम 2-3 महीने के लिए रखते हैं। तो ऐसे पार्ट टाइम और कैजुअल वर्कर्स जिनका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेशन नहीं रहता, उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे एम्प्लॉय का कॉस्ट का भी हमें एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे एम्प्लॉय जिनका कंट्रीब्यूशन ऐसे एम्प्लॉय जिनका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करता है,
गवर्नमेंट अगर किसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अपने पॉकेट से पे कर रहा है तो ऐसे एम्प्लॉय का भी एडिशनल कॉस्ट का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा. So I hope this is clear. So this is a very important and a very interesting tax saving deduction which has been provided by the government ताकि देश में जो employment की परेशानी है वो कम से कम हो जाए. तो अगर आप ये बेनिफिट नहीं जानते थे आज तक और अब अगर जानते हैं तो अपने सीए से या अपने अकाउंटेंट्स को कहिए और इसका बेनिफिट लीजिए. तो नए एम्प्लॉय अब जब जब एडिशनल एम्प्लॉय रखते हैं अपने बिजनेस में तो उनका आपको एडिशनल 30% का कॉस्ट का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू फील आई हैव misinterpreted any provision, please do write me in the comment box. Thank you so much.